एवरीवन, आज हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंतर्गत सीएल यानी कि विक्रय। तो क्या है सीएल, कहाँ है इसके संबंधित प्रावधान, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अधिनियम की धारा 54 सीएल से संबंधित है और धारा के पहले पैराग्राफ में विक्रय को परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो सेल को डिफाइन कहाँ किया गया है, ये क्वेश्चन पूछ लिया था सेक्शन 54 में। इसके पहला ही कहता है, तो इसके अनुसार विक्रय ऐसी कीमत के बदले में स्वामित्व का अंतरण है जो दी जा चुकी हो। ठीक है, या तो दी जा चुकी हो या जिसके देने का वचन दिया गया हो या जिसका कोई भाग दे दिया गया हो और किसी भाग को देने का वचन दिया गया हो। ठीक है, और इसके कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स देख लेते हैं। तो धारा 54 के भाग 2 में विक्रय के ढंग तथा भाग 3 में विक्रय एवं विक्रय संहिता के भेद को स्पष्ट किया गया है। ठीक है, जो 54 का पैरा 2 और पैरा 3 है, एक विक्रय का ढंग बताता है और एक विक्रय संहिता में भेद को स्पष्ट करता है। विक्रय और विक्रय संहिता में धारा 54 में निहित सिद्धांत के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा सारवान विधि यानी सब्सटेंटिव लॉ से संबंधित है, दूसरा प्रोसीजरल यानी प्रक्रिया विधि से। धारा 54 का सिद्धांत CPPP से व्यक्त किया जा सकता है। तो C फॉर कन्वीनियंस और P से पार्टी, P से प्रॉपर्टी और P से प्राइस व्यक्त होंगे। तो परिभाषा है, सेल किसी प्रॉपर्टी का दो पार्टी के बीच प्राइस के लिए कन्वेंस है। ठीक है, कन्वेंस है और विक्रय में अंतरण विक्रेता की इच्छा से होता है। अतएव अनिवार्य विक्रय जैसे राजस्व विक्रेता, नीलामी आदि धारा 54 के अंतर्गत नहीं आएगी। ठीक है, फरार बनाम फरार लिमिटेड इंपॉर्टेंट केस है। इस मामले में किसी व्यक्ति ने अपनी कोई संपत्ति किसी ऐसे निगम को बेच दी जिसका वह भी एक भागीदार था। यह प्रश्न उठता है कि क्या वह विक्रय वैध है। इस पे वेरी इंपॉर्टेंट केस है सोलोमन बनाम सोलोमन। तो इसका हवाला देते हुए विक्रय को वैध ठहराया गया क्योंकि फरार बनाम फरार लिमिटेड के अस्तित्व बिल्कुल स्वतंत्र एवं पृथक थे। क्योंकि विक्रेता के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, सबसे पहले संविदा करने में सक्षम हो, अंतरणी संपत्ति का स्वामी होना चाहिए, संपत्ति का अंतरण होना चाहिए और असली मालिक द्वारा व्ययन हेतु प्राधिकृत होना चाहिए। धारा 54 के अनुसार विक्रय योग्य वस्तुएं कौन सी हैं, तो वह इस प्रकार हैं। अचल संपत्तियां या मूर्त स्थावर संपत्ति जो कब्जे में हो। ठीक है, अचल भी या फिर मूर्त स्थावर संपत्ति, और हित एवं अमूर्त वस्तुएं जो कब्जे के योग्य न हो और उत्तर भोग। ठीक, धारा 54 अचल संपत्ति के विक्रय में ही लागू होती है। चल संपत्तियों के लिए माल विक्रय अधिनियम में समानुत्तर व्यवस्था का प्रावधान है। ठीक है, धारा 54 है, अचल संपत्ति के विक्रय में ही लागू होती है और चल संपत्तियों के लिए माल विक्रय अधिनियम में समानुत्तर व्यवस्था का प्रावधान है। 100 रुपये या उससे ऊपर की कीमत की सभी अचल अमूर्त वस्तुएं रजिस्ट्री के द्वारा ही विक्रय की जा सकती हैं और अचल मूर्त वस्तुओं में बंधक, ऋण, अविभाजित संपत्ति में हिस्सा, सादे बंधक के विमोचन की साम्य आदि को शामिल किया गया है। अमूर्त वस्तुएं कौन सी हैं, तो ये ऐसी संपत्तियां होती हैं जिन पर कब्जा नहीं किया जा सकता, जैसे सुखाधिकार, भूमि का लगान एवं मकान का किराया आदि। ठीक है, कैसी संपत्तियां हैं, ये अमूर्त संपत्तियां हैं जिन पर कब्जा नहीं किया जा सकता, सुखाधिकार, भूमि का लगान और मकान का किराया आदि। अन्य संविदाओं की तरह विक्रय में प्रतिफल आवश्यक है। विक्रय में प्रतिफल को कीमत कहा गया है जो रुपए, पैसे या अन्य मुद्रा में होना चाहिए। तो मूल्य यानी कीमत क्या होगी, तो विस्तृत अर्थ में मूल्य का अर्थ होता है उन सभी राशियों एवं इकाइयों से है जो वस्तु के बदले में क्रेता द्वारा विक्रेता को दी जाती है। ठीक है, यदि आप कोई वस्तु प्राप्त कर रहे हो तो उसके लिए जो आप कीमत अदा करोगे वही होती है। ठीक है, तो मेहर के एवज में संपत्ति का अंतरण से प्रतिफल एवं कीमत युक्त होगा। कीमत का संकीर्ण अर्थ केवल प्रचलित मुद्रा से है। कीमत की अनुपस्थिति में कोई भी व्यवहार विक्रय नहीं हो सकता। ठीक है, यदि कीमत अदा नहीं किया तो सेल नहीं माना जाएगा। और कीमत का तत्व विक्रय को एक तरफ तो दान जैसे अंतरणों से अलग करता है। ठीक है, फिर तो इसे दान से अलग कर दिया, यदि आपने कीमत नहीं दिया तो वो दान हो जाएगा और कीमत दे रहा तो सेल होगा। ठीक उसी तरह दूसरी तरफ विनिमय या अदला बदली जैसे विशेष अंतरों से भी विक्रय का भिन्न करता है। जैसे विनिमय या अदला बदली में क्या होता है, आपने एक चीज़ ली दूसरी दी, जबकि सेल में सिर्फ आपको, यदि आपने वस्तु ली है तो उसके लिए आपको धन या कोई कीमत अदा करनी पड़ेगी। विक्रय के दो आवश्यक तत्व हैं। सबसे पहले स्वामित्व का अंतरण होना चाहिए और कीमत की अदायगी या अदायगी का करार भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसके दो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। उपरोक्त दोनों में एक की भी अनुपस्थिति होने पर किया गया व्यवहार विक्रय नहीं होगा। ठीक, विक्रय में किसी हित का अंतरण न होकर स्वामित्व का अंतरण होता है। तो विक्रय के मामले में स्वामित्व का अंतरण बेनामी की रजिस्ट्री होते ही क्रेता को हो जाता है।
दाखिल खारिज व अन्य कार्यवाहियों के स्वामित्व में बाकी अंतर की तिथि का निर्धारण नहीं करती। विक्रय के मामलों में स्वामित्व का अंतर न बैनामे की रजिस्ट्री पर निर्भर होता है, न ही कीमत के भुगतान पर निर्भर होता है, अपितु यह पक्ष को उद्देश्यों पूर्णतः निर्भर होता है। विक्रय अगर विनिमय की हम तुलना करें तो धारा 54 में है सेल और विनिमय धारा 118 में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है सेक्शन। तो किसी संपत्ति को किसी अन्य संपत्ति में बदलने की द्वारा विनिमय किया जाता है, और किसी संपत्ति को रुपए से बदल लेने की क्रिया सेल कहलाती है। विक्रय बंधक में क्या तुलना है, तो बंधक के मामलों में तृतीय को केवल संपत्ति अधिकार ही मिलता है। बंधक करने वाले व्यक्ति के पास स्वामित्व के शेष हित बंधक के बाद भी बचे रह जाते हैं। और विक्रय के मामलों में किसी हित विशेष का अंतरण नहीं होता, बल्कि समस्त हितों के सामंजस्य पूर्ण स्वामित्व ही अंतरित किया जाता है। विक्रय और दान में देख लेते हैं डिफरेंस। तो बिना प्रतिफल के विक्रय अवैध है तथा प्रतिफल के साथ दान अवैध है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों में। अर्थात विक्रय कीमत के लिए संपत्ति के स्वामित्व का अंतरण होता है, जबकि दान में स्वामित्व का अंतरण बिना प्रतिफल के अंतरणकर्ता द्वारा खुशी से किया जाता है। तो इस पर केस है नागर बनाम रमैया, इसी से संबंधित है। अधिनियम की धारा 54 में विक्रय के 2 ढंग बताए गए हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन द्वारा संपत्ति का विक्रय, देखिए बाय रजिस्ट्रेशन सेल, और कब्जे द्वारा विक्रय। तो स्वामित्व का अंतरण बयानी स्वीकृति से नहीं हो सकता है। दाखिल खारिज मात्र से भी स्वामित्व का अंतरण संभव नहीं है। ठीक, और संविदा, विक्रय संविदा में विक्रय के लिए संविदा देखते हैं। तो विक्रय संविदा किसी विक्रय की पूर्ण एवं परिपक्व अवस्था है, मतलब कंप्लीटली विक्रय हो गया। और विक्रय के लिए संविदा विक्रय संहार की प्रारंभिक स्थिति है, मतलब करार तो हो गया पर अभी कब्जा नहीं दिया गया है। तो भारत में स्वामित्व का अंतरण संविदा के पूर्ण हो जाने पर ही होता है। और विक्रय के लिए संविदा इंग्लैंड में सामंजस्य स्वामित्व का अंतरण तुरंत कर देगी और पूर्ण विक्रय विधिक स्वामित्व क्रियता में निहित करेगी। तो भारतीय व्यवस्था में विधिक एवं सामयिक का भेद नहीं स्वीकार किया गया है। न्यायालय विक्रय के लिए संविदा का विशिष्ट अनुपालन कर सकता है। और उच्चतम न्यायालय ने बी के श्रीधरन बनाम बालकृष्ण इम्पोर्टेंट केस है। इस मामले में अंतिम निर्णय देते हुए कहा कि विक्रय के लिए संविदा का ऐसे दायित्व को जन्म देती है जो बाद में होने वाली कुर्की से प्रभावित नहीं होता। तो संविदा जन्य दायित्व यदि कुर्की के पूर्व का है तो वह मान्य रहेगा और कुर्की करने वाले व्यक्ति के अधिकारों के ऊपर मान्य रहेगा। कुर्क करने वाला व्यक्ति ऐसी संपत्ति की नीलामी नहीं कर सकता जिसका एग्रीमेंट टू सेल पहले ही हो चुका है। क्रेता और विक्रेता के अधिकार एवं दायित्वों के बारे में विवरण धारा 52 में मिलता है। ठीक है, तो ये राइट्स हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।